साल 1998 मार्च का महीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच, वेन्यू बेंगलुरु। भारत के सलामी बल्लेबाजों के सामने चुनौती थी उभरते हुए एक खतरनाक स्पिनर की, ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न। उनको अभी भारत में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाना बाकी था और उनके सामने थे भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज। मैं उस समय अपनी टीनेज में उस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहा था और मैंने देखा किस तरीके से भारत के सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने शेन वॉर्न को क्रीज के बाहर निकल करके कई छक्के जड़ दिए और दर्शकों के बीच उस चीज का उत्साह देखते ही बनता था। नवजोत सिंह सिद्धू वो पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने शेन वॉर्न की धुलाई करके ये साबित कर दिया कि भारत की सरजमीन पर स्पिन को खेलना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। समय बीता और अपनी सेकंड इनिंग्स में नवजोत सिंह सिद्धू जी हमारे सामने एक कुशल राजनेता के रूप में आए। उन्होंने राजनीति में एंट्री करी और विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस अपनी पॉलिटिकल इनिंग्स को भी बखूबी खेला। अपनी तीसरी इनिंग्स में इससे कुछ समय पहले वो अलग अलग टाइप के रियलिटी शोज़ में और कॉमेडी शोज़ में एज जज एक भूमिका निभा चुके थे और उसी एक भूमिका के चलते एक कुशल क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में भी उनकी पहचान बनी। पर हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू जी अपने एक चौथी इनिंग्स के अवतार में हमारे सामने आए और वो अवतार था लोगों को कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के बारे में कुछ सुझाव देना, और वो इसलिए कि क्योंकि उनकी खुद पत्नी इस बीमारी का शिकार हुई और उस ट्रीटमेंट के दौरान जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए, उन एक्सपीरियंसेस के चलते एक असमंजस की स्थिति बन गई जिसमें कि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने उनकी बात को नोट करके करेक्ट भी किया, क्योंकि उससे एक ऐसे मैसेज समाज में गए जो कि शायद एक कन्फ्लिक्टिंग या एक कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज लोगों के दिमाग में उसने पैदा किए। और आज हम बात कर रहे हैं उसी मैसेज के बारे में जो कुछ समय पहले श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के सिलसिले में सब लोगों को एक व्हाट्सएप के ऊपर वायरल वीडियो में बताते हुए दिखे। तो इसमें कितना ट्रुथ और कितना हाइप है। पिछले कुछ दिनों में आप लोग यकीन करें कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझसे इस बारे में कई सारे सवाल पूछे। क्या नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो किया वो हम कर सकते हैं? क्या उस डाइट को फॉलो करके, उस डाइट प्लान को फॉलो करके हम कैंसर को हरा सकते हैं? क्या बग़ैर कीमोथेरेपी करे, बग़ैर रेडिएशन थेरेपी करे और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के बिना ही सिर्फ इन डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस के चलते कैंसर को क्योर किया जा सकता है? क्या स्टेज 4 के कैंसर में भी कोई इस तरीके से ठीक हो सकता है? और न जाने ऐसे कितने ही सवाल जो कि हम आए दिन अपने मरीजों से सुनते रहे। सबसे पहली बात, इस बात को समझना ज़रूरी है कि नवजोत सिद्धू जी ने खुद अपने ही ट्विटर पर अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के दौरान कई बार अपने ट्रीटमेंट की डिटेल्स को साझा किया है। अगर आप चाहें तो उनके ट्विटर की टाइमलाइन पर पीछे जाके वो ट्वीट्स भी देख सकते हैं, जिन ट्वीट्स में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी वाइफ कीमोथेरेपी से गुजर रही हैं और उनको उस ट्रीटमेंट से फ़ायदा भी हो रहा है। न केवल ये, उन्होंने अपने उन डॉक्टरों तक का धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया, जो कि इस मुश्किल वक्त में उनके और उनकी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। और फिर उसके साथ साथ जब ये वीडियो वायरल हुआ और उसके साथ इतनी सारी एक कन्फ्यूजन पैदा हुई, तो उनको एक क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ा कि ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने डॉक्टर्स के परामर्श के साथ और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के साथ करते करते फॉलो किया। तो आज हम कुछ इन पहलुओं पर गौर करेंगे। उन्होंने इसके साथ साथ ही अपने ट्विटर के ऊपर एक अपना डाइट प्लान भी लोगों के साथ शेयर किया, जो उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ ने फॉलो किया। मेरे पास मेरे फ़ोन पर वो ट्वीट खुला हुआ है
जिस ट्वीट में नवजोत सिद्धू जी ने उस डाइट प्लान का जिक्र किया जो उनकी वाइफ की कैंसर की जर्नी के दौरान उन्होंने फॉलो किया। ध्यान रहे, मैं पढ़ के सुनाता हूं कि इस डाइट प्लान से पहले उन्होंने किस बात को बहुत क्लियरली मेंशन किया। एंड आई कोट, माय वाइफ्स कैंसर जर्नी इन्वॉल्व्ड सर्जरीज, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, targeted therapy, positivity and determination to fight cancer, which was facilitated by a strict diet plan inspired by ancient Indian Ayurveda, the Nobel Prize-winning research of Yoshinori Oshumi for discoveries of the mechanisms for autophagy, and observations of eminent doctors worldwide. तो वो क्लियरली इस बात को मानते हैं कि उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन के ट्रीटमेंट्स को अपनाया। उनकी वाइफ की सर्जरीज हुई, कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन हुई, हार्मोनल थेरेपी हुई, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी वाइफ के लिए इन पहलुओं के लिए अपने डाइट को मॉडिफाई किया। अब अगर मैं एक एक पॉइंट को फॉलो करूं तो एक वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिनको हम रूल ऑफ थंब नहीं मान सकते। मिसाल के तौर पर सबसे पहले वो जिक्र करते हैं एल्कलाइन वाटर का, जिसका pH 7 होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पानी आप और मैं नॉर्मली पीते हैं वो एल्कलाइन वाटर नहीं होता, उसका pH आपके और मेरे घर में जो पानी आता है वो 7 उसका pH होता है, यानी नॉर्मल कहला जाता है। कोई भी pH अगर 7 के नीचे हो तो वो एसिडिक होता है और 7 के ऊपर एल्कलाइन होता है। लेकिन हमको विशेष रूप से पानी को एल्कलाइन करने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है हमारे कैंसर के खिलाफ लड़ाई करने में, ऐसा एविडेंस किसी भी साइंटिफिक लिटरेचर में प्रूवन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और वर्षों से भारतीय स्टेपल डाइट का एक इंटीग्रल पार्ट है। फॉर एग्जांपल हल्दी या जिंजर या नींबू या एप्पल या फ्रूट्स या बेरीज या वेजिटेबल्स या सलाद, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे नॉर्मल खाने पीने के यूजेज में, नॉर्मल इंडियन डाइट में कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई मुझसे ये कहे कि मैं खाने के बाद नारियल पानी पीना चाहता हूँ या नींबू पानी सुबह उठ के पीना चाहता हूँ या मैं नीम के पत्तों का पानी पीना चाहता हूँ, तो मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर उस बात को कोई ये कहे कि मैं इस चीज़ को इस नीयत से पीना चाहता हूँ कि मेरे कैंसर सेल्स को ये ख़त्म करेगी या ये मेरे कैंसर का इलाज बनेगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्रूवन साइंटिफिक तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये कैंसर का तोड़ है या कैंसर का इलाज है। मिसाल के तौर पर इसी डाइट प्लान में सिद्धू जी ये कहते हैं कि हमको नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 2 में वो ये कहते हैं कि रिप्लेस मिल्क प्रोडक्ट्स विद होममेड आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क या कोकोनट कर्ड, और डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ही डाइट से हटाने की बात करते हैं, यानी दूध, पनीर। अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स को अपने डाइट से हटा दोगे तो पेशेंट्स, जो कि भारत में मेजॉरिटी बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, उनके लिए प्रोटीन का एक बहुत अहम हिस्से को हटा दोगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसा कहीं किसी साइंटिफिक लिटरेचर में प्रूवन नहीं है कि दूध या दूध से बने हुए पदार्थ कैंसर के लिए, पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह हैं। ऐसा कहीं प्रूवन नहीं है। इनफैक्ट हम अपने पेशेंट्स को, जो वेजिटेरियंस होते हैं, उनको मिल्क बेस्ड पनीर, सोयाबीन और ये सब चीज़ें लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनकी जो कैंसर की जो एक बीमारी है वो एक कैटाबॉलिक स्टेट है। कैटाबॉलिक स्टेट यानी उनके कैंसर के सेल्स उनकी ही बॉडी के ऊपर फीड कर रहे हैं, और अगर उन पेशेंट से मैं प्रोटीन का एक अहम सोर्स विड्रॉ कर लूँ तो कमज़ोरी, कैंसर के खिलाफ लो इम्यूनिटी, ट्रीटमेंट को ठीक से टॉलरेट ना करने पाने की प्रॉब्लम, बिकॉज शक्ति का कम हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। इसी प्रकार उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत अहम जिक्र किया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी आपने रात को खाना जल्दी खाया, मे बी सनसेट से पहले 6-7 बजे खा लिया, और फिर सुबह को खाना आपने 14-15 घंटे बाद सुबह 9-10 बजे खाया। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। बहुत सारी स्टडीज़ इसके ऊपर पूरी दुनिया में हुई हैं, बट येट अगेन, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग कैंसर को क्योर करने का एक अहम टूल है? इसके ऊपर भी कोई ठोस साइंटिफिक लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली वो अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को हटाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कैंसर सेल्स फीड ऑन शुगर। अब शुगर एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। यस, जिन मरीजों को डायबिटीज़ है, जिनको ओवरवेट है,
जिनका वज़न ज़्यादा है, फैटी लिवर है, उनके लिए शुगर अपने आप में एक नुकसानदेह चीज़ ज़रूर है। हम अपने डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर को एक सीमित मात्रा में कंज्यूम करने के लिए एडवाइस करते हैं। लेकिन ये मानना कि कैंसर के सेल्स शुगर पर फीड करते हैं इसलिए शुगर को कट कर दिया जाए ताकि कैंसर के सेल्स जो हैं वो शुगर ना पाने की अवस्था में मरने लगें, ये अपने आप में एक बहुत ही इर्रेशनल बात है। क्योंकि आपके बॉडी के खुद के सेल्स के लिए भी जो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है, ईंधन है, वो शुगर है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट के लिए सबसे अहम जो फ्यूल का सोर्स है वो शुगर या सिंपल शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। इनफैक्ट हमारा ब्रेन तो फीड ही शुगर पर करता है। तो अगर आपने किसी मरीज से शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स को विड्रॉ कर लिया तो कैंसर सेल्स ही नहीं, उसके बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी फ्यूल नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में एक इर्रेशनल बात है जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हम अपने पेशेंट्स को शुगर से वंचित करके इस बीमारी से उसके लिए उनको एक बेहतर ट्रीटमेंट दे पाए। Therefore, just withdrawing sugar has no proven scientific role. बहुत सारे दूसरे उन्होंने बात फैट के बारे में करी है, विटामिन्स एंड वॉलनट्स एंड बेरीज के बारे में करी है। तो यस, मैं आपसे इस बात को कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स खाना, हरी सब्जियों को खाना हर डाइटिशियन आपको एडवाइस करेगा। बिकॉज इन कलर्ड फ्रूट्स में जैसे कि रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, ब्लूबेरीज और अलग अलग तरीके की सब्जियां एंड बीन्स एंड लेग्यूम्स, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है और ये हमारे कैंसर पेशेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स ज़रूर होते हैं। कुछ एक फ्रूट्स को छोड़कर जिसको हम अक्सर अपने पेशेंट्स को मना करते हैं खाने के लिए, जो कि है ग्रेप फ्रूट जूस, जिसको हिंदी में चकोतरा के नाम से जाना जाता है, जो कि हम कैंसर पेशेंट्स को खाने के लिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो रीज़न इज़ कि चकोतरा यानी जो ग्रेप फ्रूट जूस है या जो ग्रेप फ्रूट है इनफैक्ट वो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिवर के साइटोक्रोम P450 नाम के एंजाइम सिस्टम को इनहिबिट करता है, जो कि वो एंजाइम सिस्टम है जो हमारी बॉडी में जाने वाली दवाइयों को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। तो अगर वो सिस्टम ही बंद कर दिया जाए जो हमारी बॉडी में एंटी कैंसर ड्रग्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, तो फिर उन ड्रग्स का इफेक्ट हमारी बॉडी में एक्सेसिव होगा और हमें टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स ज़्यादा हो सकती है, फिर कुछ दवाइयों का इफेक्ट भी अनरिलायबल हो सकता है। उसके अलावा ज़्यादातर फ्रूट्स अगर आपको किसी और वजह से आपके डाइटिशियन ने मना नहीं किए हैं तो आप सेफली बीइंग अ कैंसर पेशेंट ले सकते हैं। हम अपने कैंसर पेशेंट्स को रेगुलर इंटरवल्स पे स्मॉल अमाउंट ऑफ मील्स लेने के लिए बोलते हैं। दैट मीन्स स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, बिकॉज कई बार पेशेंट्स कीमो के इफ़ेक्ट्स की वजह से, बॉडी में कैंसर की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से, भूख ना लगने की वजह से नॉर्मल पोर्शन में खाना नहीं खा सकते। तो इसलिए हम उनको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को 3 मील्स में ब्रेक डाउन ना करके उसको 6 छोटे छोटे मील्स में स्प्लिट करके खाने के लिए बोलते हैं, ताकि वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाएं और कुछ ना कुछ उनको उससे एनर्जी मिलती रहे। याद रखिए कि कैंसर पेशेंट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा है, क्योंकि उसकी बॉडी में ट्रीटमेंट के वजह से जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, बीमारी की वजह से जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, उन सब को बर्दाश्त करने के लिए द बॉडी नीड्स एनर्जी, द बॉडी नीड्स कैलोरीज। और अपने आप को इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स से डिप्राइव करके आप उस पेशेंट की बॉडी का यू आर डूइंग मोर हार्म देन गुड। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने भी इसके बाद एक क्लैरिफिकेशन इशू किया और उन्होंने कहा कि मेरी कोई भी एडवाइस अपने डॉक्टर से बगैर पूछे ना माने। हमारे भी बहुत सारे पेशेंट्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या अगर स्टेज 4 में कोई मरीज़ इस तरीके से ठीक हो सकता है। मैंने अपने एक पुराने वीडियो में ये बात बताई थी कि कुछ पेशेंट्स के कैंसर्स को हम स्टेज 4 में भी क्योर करने की उम्मीद कर सकते हैं, बट वो हर कैंसर के लिए वो बात लागू नहीं होती। फॉर एग्जांपल, लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जिसमें हम स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में भी हाई क्योर रेट्स देखते हैं। सिमिलरली हम ओवेरियन कैंसर के केसेस में, जर्म सेल ट्यूमर्स में, एडवांस स्टेजेस में भी मरीज को ठीक करने, या अगर मैं सही वर्ड का इस्तेमाल करूं तो ड्यूरेबल रिमिशन वर्ड का इस्तेमाल करूंगा कि लंबे समय तक बीमारी को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर सकते हैं।
कुछ लकी लोग होते हैं जो कि एक लंबे समय तक रिमिशन में चले जाते हैं, जैसे कि हमारे खुद के मुन्ना भाई। उन्होंने खुद इस बात को अब कई बार सोशल मीडिया पे संजय दत्त जी ने एक्सेप्ट किया कि वो एडवांस स्टेज के लंग कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद इम्यूनोथेरेपी के साथ आज वेल कंट्रोल्ड हैं और एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे हैं। तो किसी एक मरीज की सक्सेस स्टोरी को किसी दूसरे मरीज के ऊपर लादा नहीं जा सकता। वन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट कैन नॉट बी अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट फॉर एवरी अदर पेशेंट कि वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो। रिमेंबर, कैंसर इज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज विद वेरीड अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स। एक बात सिद्धू जी ने बिल्कुल ठीक कही, कैंसर भी 21वीं शताब्दी में एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। दैट मीन्स हमारा बदलता हुआ जीने का तरीका और जीवन शैली उसके लिए जिम्मेदार है। स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज का ना होना, मोटापा, वेट का बढ़ना, स्ट्रेस, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे आज के वातावरण में बढ़ते हुए कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। सोशल मीडिया पर आया हुआ कोई भी एक बयान आपके ट्रीटमेंट को निर्धारित नहीं कर सकता। फॉर मोर कमेंट्स, प्लीज write your questions in the comment section and we'll be happy to get back to you. Thank you.